नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार साथियों। क्षमा चाहता हूँ सबसे पहले मैं किंशुक शर्मा यूट्यूब चैनल एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री की तरफ से कि लंबे अरसे बाद आप लोगों के सामने हूँ। हालांकि ये लाइव क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि जो एक श्रृंखला अपनी चल रही थी राजस्थान इतिहास की, राजस्थान के विभिन्न वेरियस कॉम्पिटिशन्स को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए आधुनिक राजस्थान के इतिहास में 1857 की क्रांति चल रही थी और तमाम रियासतों के अंदर जितनी भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं राजस्थान में, उनमें जो विप्लव 1857 की क्रांति के दौरान रियासतकालीन जो घटनाएं घटी कि किन लोगों ने विश्वासघात किया, किन लोगों ने विद्रोहियों का साथ दिया और इस स्वतंत्रता संग्राम जिसको वी.डी. सावरकर साहब ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था, उसमें अपने प्राणों की आहुति दी। चाहे आउवा हो, चाहे कोटा हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे जयपुर हो, या यदि हम बात करें आउवा ठिकाने में चेलावास का युद्ध हो, पिथौरा का युद्ध हो, इन तमाम घटनाओं को हमने बखूबी देख लिया था। अब यदि मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊं इस वायदे के साथ कि ये अब कहानी अनवरत रहेगी, और यदि आप लोगों की तरफ से डिमांड होती है लाइव क्लासेस की, तो हम उसे सोच सकते हैं। लेकिन यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर करिएगा उन तमाम लोगों को जो दूर दराज के इलाकों में बैठे हुए हैं और जो पैसों के अभाव में अच्छी कोचिंग्स को नहीं देख पाते हैं। यदि उन्हें एक सीरियस प्लेटफॉर्म चाहिए, एकेडमिक प्लेटफॉर्म चाहिए, जहाँ पर वो अपने अध्ययन के द्वारा सपनों को साकार कर सकें, राजस्थान के अंदर जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें जीके के पोर्शन को कवर करते हुए, तो इस चैनल को जरूर शेयर करें। अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या हितैषियों को अवश्य बतलाएं, मतलब जो भी परिचित वगैरह हैं उनको। खैर, मैं वक्त ज़्यादा नहीं लेता हूं और अपनी कहानी को आरंभ करता हूं। 1857 की क्रांति में यदि मैं राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, नेशनल सिनेरियो में बात करूं, तो एक क्रांतिकारी हमारे समक्ष इस प्रकार के आते हैं जिनका नाम है, मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग अर्थात तात्या टोपे। याद रखिएगा, संपूर्ण भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये एकमात्र सेनानी थे जिन्होंने सबसे लंबी अवधि तक और सबसे अंत तक स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ से अंग्रेजों का विरोध किया था और अंत में अंग्रेजों को समझौता करने पर मजबूर किया। यद्यपि हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि इन्हें फांसी दे दी गई थी, और लेकिन सच्ची बात यह है कि जो आज इनके वर्तमान में वंशज है वो भी कुछ और बात करते हैं, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में भी इस बात का कहीं ना कहीं हवाला दिया हुआ है। लेकिन चूंकि कॉम्पिटिशन्स को हमें ध्यान में रखना है तो मैं वही बात करूंगा जो कंपटीशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए, वक्त नहीं लेते हुए इस सीरीज को दोबारा स्टार्ट करते हैं। इस वायदे के साथ आप लोगों का साथ रहा तो अब हम अंत तक ही पहुंचाएंगे राजस्थान इतिहास में, आधुनिक राजस्थान को। जो आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है तात्या टोपे की गतिविधियां। पहली बात तो है कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है, याद रखिएगा, उसे कहा गया है रामचंद्र पांडुरंग। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा रहे। रामचंद्र पांडुरंग, याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम है किसका? तात्या टोपे का। नेक्स्ट, एक बात यह भी याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग एक प्रश्न, हमेशा एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में हमारे सामने आता है कि जिस व्यक्ति का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है, उन्हें किस वजह से, क्या कारण रहा कि उन्हें तात्या टोपे के नाम से भी पुकारा जाता है? अब ये महत्वपूर्ण है, कारण कि ये व्यक्ति सदैव अपने सर पर टोपी पहना करते थे। आप लोग जानते हो अपने यहाँ पे पगड़ी या खुला सर, या तो आप सर को ढकें पगड़ी से, रुमाल से, टोपी से, जिससे भी, वो सम्मान का और स्वाभिमान का प्रतीक रहा है। इट्स प्राउड सिंबल। लेकिन यदि आप सर नंगा रखते हैं, आप किसी मंदिर में जाइए या किसी बुजुर्ग के सामने जाइए, तो वो उसकी तौहीन मानी जाती है। क्योंकि रामचंद्र पांडुरंग जो कानपुर के अंदर, ये बात भी याद रखिएगा, इस क्रांति के दौरान कानपुर में जिस क्रांतिकारी ने अंग्रेजों का विरोध किया था उनका नाम था नाना साहिब, और ये नाना साहिब के सेनापति थे तात्या टोपे शुरुआती दौर में। बाद में आपने अपनी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई का भी काफी साथ दिया था, काफी सहयोग किया था, और हम इन सब बातों को नेशनल सिनेरियो में देख लेते हैं, हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने निकल कर आती है वो बात क्या है? वो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने ये है कि जनाब, कानपुर के अंदर नाना साहब के सेनापति थे जिनको कहा गया है रामचंद्र पांडुरंग। चूंकि रामचंद्र पांडुरंग सदैव टोपी पहना करते थे, इसीलिए वो टोपे कहलाए।
राइट। अब कई सारी बातें राजस्थान के, जब आधुनिक राजस्थान को हम पढ़ते हैं 57 की क्रांति में, तो हमें परेशान करती कि साहब तात्या टोपे किस सीमा से और कुल कितनी बार राजस्थान के अंदर प्रवेश पाए। देखिएगा ये क्योंकि यदि हम सतही तौर पर अध्ययन करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि हम एक एनालिटिकल अप्रोच रखकर आगे बढ़ते हैं तो हमें क्वेश्चंस की नेचर भी समझ में आती है और हम इजीली अपना प्रश्न निकाल सकते हैं। कुल 3 बार, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, कुल 3 बार आप राजस्थान में प्रविष्ट हुए थे। यद्यपि जो गोपीनाथ शर्मा हैं वो 2 बार की बात करते हैं, लेकिन ये अधूरी और आंशिक सत्य वाली बात है। कुल 3 बार रामचंद्र पांडुरंग अर्थात तात्या टोपे ने राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया था। एक बात। अब दूसरा प्रश्न, ये कई लोगों को गलत फहमी है कि साहब किस वर्ष और किस माह में आपने राजस्थान में प्रवेश किया। क्लियर कर दूं मैं, 17 जून 1858 को जब लक्ष्मीबाई ग्वालियर किले का युद्ध, दुर्ग का युद्ध लड़ते हुए शहीद हुई, शहादत को प्राप्त हुई, उस युद्ध में चूंकि नाना साहब के जो सेनापति शुरुआत में रहे, जिनकी हम बात कर रहे हैं तात्या टोपे, उन्होंने लक्ष्मीबाई का साथ दिया था। जब लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई उसके पश्चात ही, यानी कि जून 1858 के पश्चात ही आपने राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया था। इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा, जान लीजिएगा। जो प्रश्न आता है कि अलीपुर 22 जून 1858 ईस्वी को अलीपुर युद्ध जो ग्वालियर में लड़ा गया था, उसमें आपने लक्ष्मीबाई की शहादत के पश्चात अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा। 22 जून 1858 को जो अलीपुर का युद्ध, और उस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा तात्या टोपे को। तात्या टोपे ने अपने संघर्ष को, अंग्रेजों के साथ संघर्ष को जारी रखने के लिए और राजपूताने की मर्दाना प्रतीक क्षत्रियों, नरेशों, सामंतों, सरदारों, जागीरदारों का सहयोग प्राप्ति, रसद सामग्री, विभिन्न प्रकार के गोला असला के प्राप्ति की उम्मीद में, यानी कि राजपूताने के सहयोग की प्राप्ति की उम्मीद में तात्या टोपे ने अपना जो असला था, जो अपनी फौज थी, अपना जो लश्कर था, उसका मुंह राजपूताने की तरफ मोड़ दिया। किस उम्मीद में कि मुझे जो वीर क्षत्रिय हैं, जो परम राष्ट्रभक्त क्षत्रिय हैं, उनसे अपार सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से मैं इस जो वीर प्रसूता भूमि है, जो जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, वहां से हम अंग्रेजों को खदेड़ देंगे। लेकिन जनाब हुआ इसका उल्टा। राजपूताने में कोई भी क्षत्रिय नरेश ऐसा नहीं था जो अंग्रेजों की नाराजगी को मोल लेने का साहस रखता, बावजूद इसके कि उन्हें अंग्रेजों ने 1818 की संधियों के द्वारा अपने अधीनस्थ, जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से पेंशनर की स्थिति में लाकर उनके विशेषाधिकारों, उनकी स्वतंत्रता का हनन कर दिया था। उसके बावजूद भी कोई क्षत्रिय नरेश इस साहस को नहीं जुटा पाया था कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बना सकें। और ये कितना दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का, वो भी तब जबकि नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे लगभग 10,000 फौज के लश्कर को लेकर राजपूताने में आए। ये अपने आप में उस जमाने के लिहाज से सेना की एक बहुत बड़ी संख्या है। किसी भी क्षत्रिय नरेश ने इनका साथ नहीं दिया। और यहां पर एक तथ्य बड़ा महत्वपूर्ण है, यह चीज भी जानना कि सहयोग की प्राप्ति में जो तात्या टोपे थे वो जैसलमेर को छोड़कर तमाम रियासतों में घूमे और 3 रियासतों पर तो आपका प्रत्यक्ष अधिकार भी रहा था राजपूताने के अंदर, जिसको हम आधुनिक राजस्थान कहते हैं। लेकिन जो मैं अक्सर कहता हूं अपनी ऑफलाइन क्लासेज में भी कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। चूंकि तात्या टोपे को वो सहयोग प्राप्त नहीं हुआ तो इनका जो अभियान था वो पूर्णता तक नहीं पहुंच पाया। खैर, तो एक प्रश्न ये निकला कि साहब राजस्थान में इनकी एंट्री कब होती है, तो आपका प्रश्न निकलेगा 22 जून 1858 को जो अलीपुर युद्ध लड़ा गया है। क्योंकि अलीपुर युद्ध में आपकी पराजय हुई और उसी पराजय के पश्चात आपको राजपूताने में आना पड़ा ताकि राजस्थान से सहयोग प्राप्त कर सके, यह आपको एक उम्मीद थी। अब यह प्रश्न दूसरा और उठता है कि आप किसके साथ आए और कहां से आपने राजस्थान की सीमा में प्रवेश किया। तो याद रखिएगा,
मांडलगढ़ से आपने भीलवाड़ा में यानी कि राजस्थान में प्रविष्ट हुए और आपके साथ बांदा का नवाब भी था। याद रखिएगा, बांदा नवाब के साथ मांडलगढ़ की सीमा से 22 जून 1858 के पश्चात आपने भीलवाड़ा में प्रविष्ट हुए थे। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये निकल गया कि साहब किस वर्ष आए? 1858 में जून में। कुल कितनी बार आए तात्या टोपे? तो आप कहेंगे 3 बार। किस प्रदेश में सबसे पहले आप आए? तो आप कहेंगे मेवाड़ के भीलवाड़ा में। और कहां से प्रविष्ट हुए? तो आप कहेंगे मांडलगढ़ में। और आपके प्रमुख सहयोगी राजस्थान में जब आप प्रविष्ट हुए तो कौन से प्रमुख सहयोगी के साथ तात्या टोपे प्रविष्ट हुए? तो आप कहेंगे बांदा के नवाब के साथ। यह भी करारा तमाचा है उन तमाम लोगों पर जो हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का प्रयास करते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रभक्त के रूप में नहीं रहे। आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि बांदा नवाब ने लक्ष्मीबाई के साथ साथ महत्वपूर्ण सहयोग किया। किसका? तात्या टोपे का, अंग्रेजों के विरुद्ध। वहीं जो क्षत्रिय नरेश थे, जो अपनी आन बान शान, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहा करते थे, वो यहाँ पर अपनी ही मातृभूमि पर विदेशी शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। और बांदा के मुस्लिम नवाब तात्या टोपे के साथ जीने और मरने की कस्में खाते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अब हम फैसला कर सकते हैं कि राजनीति का परिदृश्य क्या होना चाहिए। चूंकि हमने कहा कि कुल 3 बार राजस्थान में प्रविष्ट हुए, तो पहली बार आप जून 1858 ईस्वी में, महत्वपूर्ण है, पहली बार आप जून 1858 ईस्वी में आए। दूसरी बार आप 3 दिसंबर 1858 ईस्वी को आए। और तीसरी बार, अब देखिए मैं डेट्स लेकर आपके सामने आ रहा हूं, तो ये मन में तथ्य मत रखना कि साहब आप कैसे कह रहे हो कि जब गोपीनाथ शर्मा जैसे इतिहासकार 2 बार की बात करते हैं। फरवरी 1859 में आप तीसरी बार मेवाड़ में प्रविष्ट हुए। तो याद रखिएगा, जून, राइट, एक तो जून हो गया और एक दिसंबर। 1858 में कुल 2 बार आप यहां पर प्रविष्ट होते हैं। और तीसरी बार जब आप प्रविष्ट होते हैं राजस्थान में, तो आप प्रविष्ट होते हैं फरवरी 1859 ईस्वी को। याद रखिएगा, 1859 में फरवरी में आप पहली बार जब आप जून 1858 में प्रविष्ट होते हैं, तो आप जून से लेकर अगस्त तक, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि लगभग 3 महीने के लगभग या 2.5 महीने के लगभग आप मेवाड़ में के इलाके में रहते हैं। दूसरी बार आप 3 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक, लगभग 21 दिन तक आप राजस्थान में रहते हैं। और तृतीय बार जब आपको पकड़ नहीं लिया गया, याद रखिएगा इस बात को भी, पैरोन के जंगल से, यानी कि नरवर के जंगलों से, यानी कि फरवरी 1859 से लेकर अप्रैल के माह तक आप राजस्थान में रहते हैं। तो कुल 3 बार तात्या टोपे साहब ने राजस्थान में प्रवेश किया। ये बात आप अच्छे से समझ चुके होंगे। निश्चित तौर पर आपने इस बात को समझ लिया होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, कमेंट्स अवश्य करिएगा, शेयर करिएगा अपने तमाम साथियों को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इतना सब मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा रखता हूं, बाकी काम मैं देख लूंगा। अब देखिए, देखो मैंने जो कहा, यदि आप आधुनिक राजस्थान का इतिहास, क्योंकि मैंने जो बार बार कहा कि मैं ऑथेंटिसिटी या प्रामाणिकता की तरफ में बहुत ज्यादा मेरा जोर रहता है कि मैं बजाय गाइड्स के मैटर को लाके रख दूं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की पुस्तक की बात की जाए तो यहाँ पर 232 पेज पर ये लिखा हुआ है कि 2 बार आकर, जो मैंने कहा था कि गोपीनाथ शर्मा 2 बार कहते हैं, लेकिन सच्ची बात है कि कुल ये 3 बार आते हैं। अब आप देखिएगा कि इनके लोगों ने, अब शुरुआत में जब इनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, तो अपनी क्षुधा को, अपनी भूख को मिटाने के लिए इन्होंने, जब ये मांडलगढ़ में प्रविष्ट हुए जून 1858 में पहली बार, तो एक रोटी के बदले में आपने एक स्वर्ण मुहर दान में दी थी यहाँ के स्थानीय निवासियों को। और देखिए यहाँ के लोग कि उस जमाने में तो विदेशी हुए तात्या टोपे जी, मराठे, आप आकर राजपूताने से अंग्रेजों को खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ के लोग उसमें भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। यह भी कहा जाता है कि मराठा सैनिकों ने पगड़ी के स्थान पर स्त्रियों की साड़ी को धारण कर रखा था, ताकि नंगा सर तो कम से कम ना रहे। यह बात भी याद रखना। नाथ द्वारा में आपने श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे, बेहद महत्वपूर्ण है। कांकरोली के नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो महाराणा राज सिंह जी के काल में सिहाड़ से जो जतिपुरा के आसपास से जो श्रीनाथ जी की मूर्ति लाई गई थी, उस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये औरंगजेब चारुमती वाला किस्सा है सारा, अपन उसको मेवाड़ के इतिहास में देखेंगे। तो श्रीनाथ जी के दर्शन आपने किए।
तात्या टोपे ने। अब ये बात भी याद रखिएगा कि तात्या टोपे का जो लश्कर था, जो फौज थी, उसमें 5,000 ग्वालियरी विद्रोही यानी कि सैनिक सिपाही, इसके अलावा 4,000 के लगभग भील विद्रोही, मतलब मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 10,000 के लगभग आपके कुल सैनिक थे। इनमें प्रमुख थे एक तो बांदा नवाब और इनके साथ रहीम अली खान जैसे प्रख्यात सेनापति या सेना नायक या सोल्जर्स या योद्धा भी इनके साथ में थे। आते ही आपको कुछ युद्धों का सामना करना पड़ा। देखिएगा, हम कोटा के दौरान पढ़ चुके हैं कि एच.जी. रॉबर्ट्स ने कोटा के अंदर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस रॉबर्ट्स के साथ इनका सामना होता है लगभग 2 बार। किसका? तात्या टोपे का। सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया वो युद्ध था कुवाड़ा युद्ध, जिसको हम कोठारी युद्ध भी कहते हैं। कोठारी युद्ध इसलिए कहा जाता है कि भीलवाड़ा में जो कोठारी नदी है, क्लियर साहब, उस नदी किनारे 9 अगस्त 1858 ईस्वी को तात्या टोपे पराजित हुए। किसके साथ? जनरल रॉबर्ट्स के साथ। ये जनरल रॉबर्ट्स कौन है? जो मैंने कहा कि कोटा में विद्रोहियों पर का दमन करने वाले, विद्रोह का दमन करने वाले, विद्रोहियों को काबू में करने वाले ये सज्जन, ये जनरल ब्रिटिश कमांडर इन चीफ था रॉबर्ट्स। तो कुवाड़ा या कोठारी युद्ध में 9 अगस्त 1858 ईस्वी को तात्या टोपे लड़ते हुए हारते हैं। उसके बाद दूसरा युद्ध लड़ा था। देखिए 3-4 दिन के अंदर, इसे कहते हैं अपने मान और सम्मान के खातिर लड़ने वाले लोग, कि पराजित हो गए, हार गए, लेकिन हार नहीं मानी और विकट परिस्थितियों में भी जिन्होंने धैर्य का, अदम्य संयम का परिचय देते हुए हार को जीत में बदल दिया। जादूगर या बाजीगर किसे कहते हैं? जो हारी हुई बाजी को भी पलट दे। आप देखिएगा तात्या टोपे जो 9 अगस्त को एच.जी. रॉबर्ट्स से लड़ते हुए परास्त हो रहे हैं, लगभग 5 दिन के अंदर अंदर वो पुनः पासे को पलट देते हैं। अब युद्ध लड़ा जाता है कोठारिया या रूपनगढ़ युद्ध नाथ द्वारा के अंदर, जहां आपने श्रीनाथ जी के दर्शन किए थे। 14 अगस्त 1858 ईस्वी को तात्या टोपे ने जनरल रॉबर्ट्स और कर्नल होम्स, यह भी आप लोग देख चुके हैं। कर्नल होम्स कौन है? ये कर्नल होम्स वही है जिसने ठाकुर खुशहाल सिंह से, आप लोगों को मालूम है कि पाली जिले में आउवा दुर्ग को छीन लिया था। चेलावास युद्ध के पश्चात जो बड़ी विडंबना हुई थी और जिसमें जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मैसन की हत्या की गई थी। यद्यपि धोखे से मारा गया था, लेकिन जो भी था। तो कर्नल होम्स जैसा विद्रोहियों को हराने वाला कमांडर इन चीफ, और एच.जी. रॉबर्ट्स जिसने भी विद्रोहियों को परास्त किया कोटा में। एच.जी. रॉबर्ट्स ने कोटा में विजय हासिल की थी, विद्रोहियों को कुचला था। और कर्नल होम्स ने आउवा के अंदर, उस आउवा में जहां पर 2 बार ब्रिटिश फौज को जोधपुर की सेना के साथ मिलकर करारी हार का सामना करना पड़ा था। 8 सितंबर 1857 को आप लोग जानते हैं युद्ध लड़ा गया था आउवा में, बिथोड़ा युद्ध, फिर चेलावास युद्ध लड़ा गया था 18 सितंबर को। ये तमाम बातें आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिर टोंक में एक युद्ध लड़ा जाता है, इसको आप कहते हैं हमीरगढ़ युद्ध। हमीरगढ़ युद्ध में ये भी याद रखना कि तात्या टोपे ने टोंक के नवाब वजीरुद्दौला की सेना को परास्त किया था और नवाब को हमीरगढ़ में नजरबंद कर देते हैं। तो ये बात आपको बतला दूं मैं कि टोंक, झालावाड़, ये 3-4 बातें महत्वपूर्ण है। टोंक, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा, ठीक है साहब। टोंक, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा, ये 3 वो रियासतें थी जिन पर तात्या टोपे का अधिकार रहा था। तात्या टोपे का अधिकार रहा था। यद्यपि मैं आपको क्लियर कर दूं कि तात्या टोपे के का अधिकार 3 रियासतों पर रहा, लेकिन राजस्थान में कुल 6 रियासतों पर विद्रोहियों का अधिकार रहा था। उन 6 रियासतों में 3 कौन कौन सी हैं जिन पर तात्या टोपे का प्रत्यक्ष अधिकार रहा? वो है टोंक, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा। तो याद रखिएगा, हमीरगढ़ युद्ध में जो बनास नदी किनारे लड़ा गया, उसमें टोंक नवाब वजीरुद्दौला को न केवल परास्त किया गया बल्कि उन्हें हमीरगढ़ में नजरबंद किया गया। अब यहां पर क्या होता है कि टोंक के जो जागीरदार थे, जिनका नाम था नासिर मोहम्मद खां, उन्होंने तात्या टोपे का साथ दिया था। आप लोग जानते हैं मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश ने स्पष्ट किया था कि 57 की क्रांति में राजस्थान के अंदर टोंक रियासतों में स्त्रियों ने संघर्ष में भाग लिया था, विद्रोहियों का साथ दिया था। अब यहां से तात्या टोपे आगे बढ़ते हैं, झालावाड़ के शासक पृथ्वी सिंह को परास्त करते हैं और झालावाड़ पर भी वो अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। याद रखिएगा, पृथ्वी सिंह के महल को तात्या टोपे ने बूंदी से 7 लाख रुपए वसूले थे और झालावाड़ के नरेश
पृथ्वी सिंह झाला जी से आपने कुल 5 लाख रुपए वसूले थे। दोबारा सुनिएगा, देखिएगा, 2 धन की लूट हमारे सामने आ रही है। 2 धन की लूट हमारे सामने आ रही है। अब ये 2 धन की लूट कौन कौन सी है, ये बात को आप लोग देख लीजिएगा। तात्या टोपे की यदि मैं आपके सामने बात करूं, तो तात्या टोपे ने 5 लाख रुपए का धन, 5 लाख रुपए का धन वसूला कहां से जनाब? झालावाड़ से। और 7 लाख रुपए का धन आपने वसूला कहां से? बूंदी से। जबकि आप लोग पिछले जो, हालांकि कई अरसे पहले मैंने ये सारी क्लासेज आपको लाइव ली थी, उस टाइम पर सर्दियों की बात है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि बूंदी महाराव जो राम सिंह प्रथम हाड़ा थे, उन्होंने ना विद्रोहियों का साथ दिया था ना अंग्रेजों का साथ दिया था, यानी कि उन्होंने इस गदर में तटस्थ रुख अपनाया था। उस बूंदी महाराव राम सिंह हाड़ा से भी, बूंदी महाराव, याद रखिएगा जनाब, राम सिंह हाड़ा से आपने कुल 7 लाख रुपए वसूले, जबकि झालावाड़ से आपने 5 लाख रुपए वसूले। और जैसा मैंने कहा कि टोंक नवाब को हमीरगढ़ युद्ध में परास्त किया आपने, टोंक नवाब वजीरुद्दौला को, टोंक नवाब वजीरुद्दौला को किसने? तात्या टोपे ने। कौन से युद्ध में? अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, हमीरगढ़ युद्ध में। इसके पहले आपने 2 युद्ध लड़े, एक तो लड़ा 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1858 को, और दूसरा युद्ध आपने लड़ा 14 अगस्त 1858 को। 9 अगस्त 1858 को लड़ा आपने कुवाड़ा युद्ध में। इसमें जो जनरल रॉबर्ट्स थे उनसे आप परास्त हुए तात्या टोपे। लेकिन 14 अगस्त को जो कोठारिया युद्ध लड़ा गया, इसमें आपने कर्नल रॉबर्ट्स और कर्नल होम्स, जनरल रॉबर्ट्स और कर्नल होम्स की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया था लगभग 5 दिन के अंतराल में। ये मोटी मोटी बातें अब तक हमने जान ली। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की तमाम बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, और ये मुझे आप अपने कमेंट्स के जरिए समझा भी दीजिएगा कि जी आपने इस बात को समझ लिया है। तो तात्या टोपे ने बूंदी से 7 लाख रुपए वसूले। ये बात भी याद रखिएगा। कोठारिया ठाकुर रावत जोत सिंह से, कोठारिया ठाकुर, अब ये भी, अब देखो प्रश्न कैसे कैसे निकलते हैं कि साहब राजस्थान में जहां तमाम क्षत्रिय नरेशों ने तात्या टोपे का सहयोग करने से लगभग अपने हाथ खींच लिए, ना केवल खींचे बल्कि उन्हें राजपूताने में युद्ध भी लड़ने पड़े, उसके बावजूद एक जागीर सरदार इस तरह के थे, सामंत इस तरह के थे, कोठारिया के रावत जोत सिंह जी, उन्होंने तात्या टोपे को अंग्रेजों के साथ चलने वाली लंबी लड़ाई में हर तरह से हर संभव प्रयास सहयोग करने का न केवल वायदा किया बल्कि उसको पूरा भी किया। तो तात्या टोपे को रावत जोत सिंह जी जो कोठारिया के ठाकुर थे उनसे सहयोग प्राप्त होता है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, सलमपुर के, ये बात भी देखिएगा, सलमपुर के रावत केसरी सिंह जी से तात्या टोपे को आवश्यक रसद सामग्री उपलब्ध हुई। तो अब आप कह सकते हैं कि 2 ठाकुर या 2 ठिकानेदार ऐसे हैं, कोठारिया से रावत जोत सिंह जी, राइट। उम्मीद करता हूं कि तमाम बातें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो रही है। और सलमपुर से आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ है रावत केसरी सिंह जी। रावत केसरी सिंह जी, उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपने समझ ली हैं। इन दोनों से तात्या टोपे को सहयोग प्राप्त हुआ था। लेकिन अब देखिएगा, आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह जो चेलावास युद्ध को जीत लिए, लेकिन उसके बाद उन्हें निकलना पड़ा, क्योंकि जब अंग्रेजों को अपमानजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने पूरा प्रयास किया था कि आपको तात्या टोपे से संपर्क स्थापित हो जाए और सहयोग मिल जाए। निश्चित तौर पर जितना मेरा एक मोटी समझ है इतिहास को लेकर, यदि इस दौरान इन दोनों प्रख्यात सेना नायकों
या योद्धाओं का यदि मिलन हो जाता, संपर्क हो जाता, तो शायद तस्वीर 1857 की क्रांति की कम से कम राजस्थान में कुछ और होती। लेकिन ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत या खुशहाल सिंह चंपावत, जिन्हें नाथूराम खड़गावत ने राष्ट्रीय सेनानी भी कहा है, वो और तात्या टोपे का कोई संपर्क स्थापित नहीं हो पाया, तो वो परिणाम सामने नहीं आ पाया जो शायद संपर्क होने पर या दोनों का सहयोग मिलने पर होता। तात्या टोपे का अंतिम युद्ध, ये बात भी याद रखना, अंग्रेजों के साथ 31 जनवरी 1859 को दौसा में हुआ था। अब आप सोचिए कितने महत्वपूर्ण तथ्य इस चैनल पर आपके सामने रखे गए हैं। ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, टारगेट फैक्ट्स हैं। बस आपका सहयोग, आपके साथियों का सहयोग मुझे मिलता रहा। इसी प्रकार की क्लासेस को मैं पूरा प्रयास करूंगा भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास को मैं कंटिन्यू रखूं। यद्यपि आज तो सिर्फ मैं राजस्थान इतिहास ही दे पाऊंगा, आने वाले टाइम पर अब देखता हूं कि आपका कितना एंथुजियाज्म या कितना उत्साह मुझे और सहयोग मुझे आप लोगों से प्राप्त होता है। तो दौसा में अंतिम युद्ध अंग्रेजों के साथ 31 जनवरी 1859 को होता है। ये बात भी याद रखना। अब आप हालात देखिएगा कि राजपूताने के एक नरेशों का तात्या टोपे के 600 सैनिकों ने बीकानेर महाराजा सरदार सिंह राठौड़ के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आपको मालूम है सरदार सिंह राठौड़ संपूर्ण राजपूताने के इकलौते ऐसे नरेश थे जो बिना अंग्रेजों की पूर्वानुमति या सहमति के राज्य की सीमा से बाहर गए और बड़ालू युद्ध में विद्रोहियों को परास्त करके अंग्रेजों का सहयोग करके वापस लौटे। आप सोचिए किस प्रकार से हमारे ही यहाँ के सपूतों ने वो कारनामे किए जिन पर शायद उन लोगों को भी शर्म आ जाए जिन्होंने गद्दारी में अपने अध्याय स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाए। ये वो क्षत्रिय नरेश थे। तो बीकानेर महाराजा सरदार सिंह राठौड़ के समझाइश पर 600 सैनिक तात्या टोपे के लश्कर के उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। बाद में चूंकि बीकानेर का इतना प्रभाव था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार पर, ब्रिटिश हुकूमत पर, कि जब सरदार सिंह राठौड़ साहब ने जब अनुरोध किया ब्रिटिश सरकार को, तो उनके कहने पर ब्रिटिश सरकार ने इन 600 मराठा सैनिकों को फिर माफ भी कर दिया था। 3 रियासतों पर तात्या टोपे का अधिकार रहा। झालावाड़ पर आपने झालावाड़ को अगस्त 1857 में जीता। बांसवाड़ा पर 11 दिसंबर 1857 में आपने जीत लिया। दोबारा देख लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने आ रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण मतलब फिर बेहद महत्वपूर्ण ही आपके सामने है। और तीसरा मैंने कहा टोंक को आपने हमीरगढ़ युद्ध में परास्त किया था, टोंक नवाब वजीरुद्दौला को। तो टोंक को आपने जनवरी 1858 में जीत लिया था। मैंने जैसा पहले कहा जैसलमेर और बीकानेर, इन 2 रियासतों को छोड़कर तात्या टोपे राजपूताने की समस्त रियासतों में घूमे थे सहयोग की उम्मीद में, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। ये बात भी याद रखिएगा, जब प्रतापगढ़ तक पहुंचे थे तो 3-4 हजार भील तात्या टोपे के साथ हो गए थे। यानी कि जहां स्थानीय जातियां अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक किसी कुशल सेनानायक की उम्मीद में बैठे हुए थे, वो पूरी हुई जब उन्हें तात्या टोपे सरीखे प्रबल योद्धा का साथ मिला। तो जहां जनता, जहां आवाम, जहां प्रजा, नागरिक अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए तमाम उन योद्धाओं या तत्वों का सहयोग दे रही थी जो जान हथेली पर रखकर लड़ रहे हैं, वहीं सशस्त्र फौज, जन धन के मालिक, अपार जमीनों, अपार धन संसाधनों के मालिक जो क्षत्रिय नरेश थे, वो अंग्रेजों के साथ लड़ रहे थे। अब आप सोचिएगा इस राष्ट्र की विडंबना है कि ये क्रांतियां असफल क्यों हुई। तात्या टोपे ये बात भी याद रखना, सीकर में भी आए थे, लेकिन सीकर में से उनको बहुत ज्यादा उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई थी। सीकर का राव राजा उन्हें गिरफ्तार करना चाहता था और उन्हें सौंप देना चाहता था अंग्रेजों को जयपुर के मार्फत। यही वजह है कि कई गाइड्स में, कई पुस्तकों में ये बड़ी गलत फहमी का शिकार है कि तात्या टोपे का अंतिम समय या इनको फांसी सीकर में दी गई। माय डियर, वो सीकर नहीं, वो सिप्री है। आपको मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, सिप्री। और सिप्री असल में सीकर नहीं है, सिप्री वर्तमान के एमपी में शिवपुरी है। वर्तमान एमपी के अंदर वो शिवपुरी है, ना कि वो सीकर है। तो यहां पे रहे, लेकिन जब उन्हें सीकर का राव राजा गिरफ्तार करना चाहता था, तब यहाँ के एक प्रख्यात कवि थे, क्षत्रिय थे, शंकरदान सामोर, उन्होंने तात्या टोपे को पूरी तौर पर ये समझा दिया कि सीकर का जो राव राजा है वो आपको गिरफ्तार करना चाहता है
और उनकी सलाह पर फिर आप यहाँ से निकलने में सकुशल कामयाब रहे। तो सीकर में वो आए थे, लेकिन उनका अंतिम वक्त या उन्हें फांसी यहाँ नहीं दी गई थी। 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को, याद रखिएगा, ऐसा हमें पुस्तकों में मिलता है। 7 अप्रैल 1859 को उनके, अच्छा ये चलिए एक नोट आपके सामने बड़ा लंबा सा आपके सामने आ रहा है। 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को पेरोन के जंगलों, पेरोन जंगल से हमारा जो आशय आता है वो है नरवर के जंगल, ठीक है जी। तो पेरोन के जंगलों से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इनके एक मित्र मान सिंह नरूका के धोखे के कारण, इन्हें 7 अप्रैल 1859 ईस्वी को पेरोन जंगल कोटा और ग्वालियर के बीच में का जंगल पड़ता है, वहां से, ऐसा कहते हैं कि मेजर प्रिचर्ड रिचर्ड ने इन्हें तब गिरफ्तार किया था जब ये किसी पेड़ की छांव में दोपहरी के अंदर सोए हुए थे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये पाठ्य पुस्तकों की बात है और आपको ये याद भी रखनी है, लेकिन आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज के लिए, फर्दर नॉलेज के लिए मैं बतला दूं कि तात्या टोपे को फांसी नहीं दी गई थी। एक मनगढ़ंत कहानी है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई। सच्चाई ये है कि इन्हें यह प्रस्ताव दिया गया था कि नाना साहब और बेगम हजरत महल, जो लखनऊ के अंतिम नवाब की बेवा थी, उनकी तरह इन्हें सेफ पैसेज दिया गया कि आप सशस्त्र क्रांति का मार्ग छोड़ दीजिए, हम आपको नेपाल तक, जैसे 2 लोगों को पहले नेपाल भेजा गया था, नाना साहब, बेगम हजरत महल को जो विधवा थी, कि हम आपको नेपाल तक का सुरक्षित मार्ग दे देंगे, बशर्त आप अपने तमाम साथियों का, आपको नेतृत्व छोड़ना पड़ेगा, आपको गोला बारूद छोड़ना पड़ेगा और आप यहाँ से निकल जाइए। लेकिन चूंकि अंग्रेजों को अपनी इज्जत की भी परवाह थी, इतनी बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी को, देवर रूलिंग इंडिया ना, तो इसलिए उन्होंने ये कहानी गढ़ी थी। लेकिन हमें यही याद रखना है कि 7 अप्रैल 1859 को पेरोन जंगल, नरवर के जंगलों से मानसिंह नरूका, जो उनके मित्र थे, उनके विश्वासघात से इन्हें गिरफ्तार किया गया। अब कुछ डेट्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने दी है। जो लोग मुझे बेहतर जानते हैं उनको मालूम है कि सिमिलर जितनी भी डेट्स होती हैं मैं हमेशा उन्हें साथ में रखता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें रिकैप हो जाए, रिमाइंड हो जाए। देखिएगा, 2 अप्रैल 1923 को नानक जी भील, जिन्हें राजस्थान का प्रमुख शहीद भी कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों एवं किसानों का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है, उन्हें डाबी हत्याकांड में कप्तान इकराम हुसैन ने गोली मारी थी। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा, जिन्हें राजस्थान का अमर शहीद कहा जाता है, को जेल के अंदर, जैसलमेर प्रधानमंडल के प्रमुख कार्यकर्ता थे, जेल में थानेदार गुमान सिंह ने मिट्टी का तेल छिड़क कर, केरोसिन का तेल छिड़क कर इनको मार दिया था। इसी प्रकार से 8 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल की बात चल रही ना, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी बैरकपुर छावनी के अंदर। क्लियर है, इस बात को भी याद रखिएगा। लेकिन बिपिन चंद्र जो है एनसीईआरटी कक्षा 12वीं की पुस्तक के लेखक, उनका ये कहना है, जो 1999 वाला एडिशन है, उनका ये कहना है कि मंगल पांडे को फांसी 29 मार्च 1857 को उसी दिन दे दी गई थी जब उन्होंने अपने ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मारी थी। लेकिन परीक्षाओं में, जितनी परीक्षा हुई है नेशनल लेवल की, उसमें मंगल पांडे को फांसी दिया जाना स्वीकारा जाता है 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है साहब, नेक्स्ट देखिएगा। मेजर रिचर्ड एवं जॉन मिडोज ने इन्हें गिरफ्तार किया। इनके मित्र मानसिंह नरूका के धोखे से सोते हुए तात्या टोपे को गिरफ्तार किया गया पेरोन के जंगलों से। बाद में इन्हें सिप्री के अंदर 18 अप्रैल 1859 को फांसी की सजा दी गई। और इस फांसी का विरोध सबसे ज्यादा, इस फांसी का विरोध याद रखिएगा, इस पूरा जो ये सीरीज चल रही है 1857 की क्रांति का, आपके सामने बहुत स्पष्ट है। जितने पुराने एपिसोड्स निकले हैं उन्हें आप इस चैनल पर देख सकते हैं, वो रखे हुए हैं, वो लाइव हैं, नो डाउट। जब स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि लाइव क्लास ही ली जाए, अभी फिलहाल मेरी मेंटलिटी ये है, क्योंकि इतना वक्त मेरे पास रहता नहीं कि मैं लाइव क्लास के लिए एक फिक्स टाइम पर अवेलेबल हो सकूं, तो मैं मेरी सुविधा से क्लासेस को रिकॉर्ड करके आपको देता रहूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप लोग जब भी आपको वक्त मिले, आप लोग इन क्लासेस को अवश्य देखिए, पढ़िए, समझिए, नोट्स को पेन डाउन करिए, कमेंट्स भी लिखिए कैसा लगा आप लोगों को, और इनके नोट्स बनाते हुए अपना सहयोग मुझे ज़रूर दीजिए। लेकिन कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि जो, क्योंकि वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशनल रहते हैं, प्रेरणादायी रहते हैं, जो भी आप महसूस करते हैं इस तरह की क्लासेस को देखते हुए। तो मैं जब उन बातों को, आपकी भावनाओं से अवगत होता हूँ, एक एनर्जी सी फील होती है कि आपके लिए अच्छा काम अभी और करना
बाकी है। मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे कैप्टन शोवर्स, उन्होंने, याद रखिएगा इस बात को, भारी विरोध किया था मंगल पांडे तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को, कहाँ पर, सिपरी शिवपुरी के अंदर, ये कहते हुए कि इस व्यक्ति ने कभी भी जानबूझकर एक अंग्रेज की भी हत्या नहीं करी, हम क्यों इन्हें फांसी दे सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये मेवाड़ पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन CL शोवर्स ने तात्या टोपे को फांसी देने का विरोध किया था। और आइएगा इंपॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं, तो अब ये देखिएगा, विद्रोहियों के अधिकार करने वाली जो रियासतें थी वो कुल 6 थी। 6 कौन कौन सी? टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा, इनमें तात्या टोपे का अधिकार था। इसके अलावा कोटा, भरतपुर और धौलपुर, इनमें शेष विद्रोहियों का अधिकार था। ये क्रांति जब समाप्त हो गई, तो उसके बाद AGG, आपको मालूम होना चाहिए कि 57 की क्रांति के दौरान AGG कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने जो अपनी रिपोर्ट पेश करी ब्रिटिश हुकूमत के सामने, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने कहा कि 3 रियासतें ऐसी हैं जो अंग्रेजों की विशेष कृपा पात्र हैं, जिन्होंने कि इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। इनमें पहले स्थान पर, याद रखिएगा, पहले स्थान पर करौली महाराजा मदन सिंह ने अपने सेनापति मलूमपाल को भेजकर कोटा नरेश राम सिंह जी द्वितीय हाड़ा को विद्रोहियों के अधिकार से मुक्त करवाया था। सेकंड नंबर पे बीकानेर महाराजा सरदार सिंह राठौड़ ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए बिना अंग्रेजों की परमिशन के राज्य की सीमा से बाहर गए, हरियाणा में, वर्तमान हरियाणा में, और बड़ालू युद्ध में जाकर विद्रोहियों को परास्त किया था। और तीसरे नंबर पर आता है, याद रखिएगा, जयपुर के जो नरेश थे आपके सवाई राम सिंह जी कछवाहा, उन्होंने, याद रखिएगा, उनके यहाँ पर जो पॉलिटिकल एजेंट थे जयपुर में, उनका नाम था कैप्टन ईडन, विद्रोहियों को कुचलने में और अंग्रेजों को सुरक्षित मार्ग आगरा तक का जो पूरा जो एक पैसेज था उसको सेफ करने में काफ़ी मदद की थी। और इसीलिए अंग्रेजों ने फिर जो सवाई राम सिंह जी कछवाहा थे, उन्हें, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, सितार-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की थी। तो जयपुर से कौन नरेश हमारे सामने आते हैं? सवाई राम सिंह कछवाहा, सेकंड है ये, ठीक है साहब। इसी प्रकार से आंखों देखा वर्णन जो किया है 1857 की क्रांति का, वो एक दक्षिणी भारतीय यात्री विष्णु भट्ट गोडसे है, इन्होंने। इसके अलावा सीताराम पांडे ने भी अवधी भाषा में इस गदर का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन किया है, जिस पर अंग्रेजी अनुवाद नॉर्गेट ने किया, फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार नामक। ये थी आज की क्लास। छोटा सा मैंने ये एपिसोड आपके सामने लिया है, और इसी के साथ जो एक सेक्शन अधूरा रह गया था राजस्थान में 1857 की क्रांति का, आज वो पूरा होता है। आप लोगों से विदा लूँ उसके पहले ये जरूर मैं दोबारा गुजारिश करूँगा आप सब लोगों से, कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने तमाम उन फ्रेंड्स को जो वास्तव में निःशुल्क क्लासेस चाहते हैं बहुत अच्छे से। विश यू वेरी हैप्पी। जो आपका टाइम है, वक्त है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बिताइए, अच्छे से पढ़िए, खूब मौज मस्ती करिए, लेकिन लक्ष्य को भी ध्यान में रखिएगा।